हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में गाइस हम बात करेंगे क्रिस बम्पस्टेड के बारे में। तो क्रिस बम्पस्टेड ने अपना ऑफ सीज़न कंप्लीट कर लिया है और ऑफ सीज़न के एंड में क्रिस का वेट था 265 पाउंड्स, 265 पाउंड्स गाइस। और साथ में मैं आपको ये और बता दूं कि वेस्ली विजर्स का ऑफ सीज़न के एंड में वेट था 280 पाउंड्स, तो 15 पाउंड्स क्रिस से हैवियर थे इन टर्म्स ऑफ एंडिंग हिज ऑफ सीजन। बट वेट से हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, यहाँ पे बात होती है फिजिक की क्लासिक डिवीजन में। तो एनीवेज लास्ट टू लास्ट ईयर गाइस क्रिस को थी बाइसेप इंजरी, उसके बाद भी व्हाट हैपेंड, क्रिस वॉन, क्रिस ने जीत लिया था टाइटल। उसके बाद लास्ट ईयर की बात करें तो क्रिस को लैट इंजरी थी और साथ में कॉर्ड्स में भी कुछ इशू था। उसके बाद भी क्या हुआ, क्रिस ने जीत लिया टाइटल। तो दोनों ही साल गाइस कोई ना कोई इशू के साथ क्रिस रहे। उसके बाद भी ही वॉन फ्रॉम द कंपटीशन, और सिर्फ जीता ही नहीं, बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट बना दिए। ही वॉज माइल्स अहेड फ्रॉम द कंपटीशन, वे अहेड ऑफ सेकंड प्लेसर। अब देखो, कुछ लोग बोलते हैं या फिर ऐसा सच में जजेस ने भी बोला कि लास्ट ईयर जो था रमॉन डिनो और क्रिस के बीच में कंपटीशन काफ़ी क्लोज था, क्योंकि रमॉन डिनो ने क्रिस को एक पोज में बीट कर दिया था। तो क्या आपको एक्चुअल में लगता है कि सिर्फ एक पोज में बीट कर देना आउट ऑफ 8 काफ़ी है? मेरे हिसाब से तो गाइस इतना ज़्यादा क्लोजर नहीं था। हाँ, कंपेयर टू अदर ईयर्स इट वाज क्लोजर, बट अगर वैसे देखें तो क्रिस वाज माइल्स अहेड फ्रॉम द सेकंड प्लेसर। तो अगर सेकंड प्लेसर से वो इतने आगे थे अपने ब्रोकन बाइसेप्स के साथ, अपने ब्रोकन लैट्स के साथ, तो आप इमेजिन करो कि दूसरों के से कितने ज़्यादा आगे होंगे वो, कितना ज़्यादा वो माइल्स अहेड होंगे दूसरे कॉम्पिटिशन से, जो थर्ड प्लेस पर हुए, जो फोर्थ प्लेस पर हुए, जो 10th प्लेस पर हुए। तो भाई क्रिस टोटली एक अलग ही बीस्ट है। देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन फॉर हिम राइट नाउ। और इस साल तो क्रिस इज़ प्रेपिंग लाइक नेवर बिफोर। इस तरह से क्रिस ने कभी प्रिपरेशन नहीं करी है। इट्स ऑल ओवर लाइक कि ये पहला मिस्टर ओलंपिया अपना compete करने जा रहे हैं, उसी तरह से तैयारी कर रहे हैं, उसी एक्साइटमेंट से, उसी इंटेंसिटी से, उसी फोकस से। ही हैज़ नथिंग टू प्रूव, बट अपने दिमाग में ही इन्होंने अपने लिए एक टारगेट सेट कर दिया है कि अब मुझे अपना बेस्ट पैकेज लेकर आना है, अपना बेस्ट वर्जन दिखाना है स्टेज पर। बिकॉज इस बार ना उनको कोई बाइसेप इंजरी चल रही है, उससे हील तो ये पहले ही हो गए थे, साथ में स्टेम सेल थेरेपी भी कर रहे हैं उसको ये थोड़ा और बेटर करने के लिए। लेकिन साथ में लैट इंजरी पूरी तरह से फाइन है, कॉर्ड्स में बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से रिकवर कर चुके हैं, तो ऐसा कोई भी इशू नहीं चल रहा। और इसीलिए इस बार क्रिस हमें ऐसे माउंटेन जैसे बिगर साइड पर दिख रहे हैं। प्लस ऑफ सीजन के एंड में क्रिस इतने ज़्यादा अच्छे शेप में, अच्छे कंडीशन दिख रहे हैं कि बस ऑफ सीजन खत्म होने के बाद, यानी कि अब प्रेप मोड पे आने के बाद, तो अपने आप को ये एक्सट्रीम लेवल तक पुश करना स्टार्ट कर देंगे। और डेफिनेटली आई डू नॉट थिंक कि क्रिस को इस साल कोई भी पुश करने वाला है। मतलब लास्ट ईयर तो चलो मौका मिल गया था, एक पोज में बीट कर दिया था, बट इस साल आई थिंक इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। बिकॉज हैनी रैमबोर्ड ने साफ बोल दिया था कि लास्ट ईयर भी जैसे उनका प्लान था क्रिस की बैक पे थिकनेस और डेंसिटी ऐड करने का, उन्होंने कोशिश करी काफ़ी ज़्यादा, बट उस लेवल पर वो नहीं कर पाए थे। बट इस साल उन्होंने इस चीज़ पर दोनों ने मिलकर काफ़ी ज़्यादा वर्क करा है, और वो चीज़ इज़ गोइंग टू ट्रांसलेट ऑन द स्टेज। और कंपटीशन तो अभी से ही डर रहा होगा इनकी अपडेट्स देख के, क्योंकि दिस टाइम इट्स डिफरेंट गाइस, द फायर इज इग्नाइटेड अगेन। क्रिस इज लुकिंग लाइक क्रेजी बिग और स्टिल इन क्रेजी शेप, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। मतलब कोई ऐसी कमी दिख नहीं रही क्रिस के फिजिक में, वो भी ऑफ सीजन के एंड में गाइस। मतलब ये ऑफ सीजन है, ऑफ सीजन के एंड में हम देखते हैं क्रिस को हमेशा डेड बॉड के साथ होते हैं, उसके बाद प्रेप में ही अपने आप को पुश करते हैं और एकदम से सबसे आगे निकल जाते हैं। बट इस बार तो ये कंपटीशन से पीछे इस ऑफ सीजन के टाइम पर ही नहीं है। नो इंजरी, प्रेपिंग अर्लियर एंड हैव बीन वेरी सीरियस। तो ये कहना गाइस बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि क्रिस को इस साल कोई भी नहीं रोक रहा है एक्सेप्ट गॉड एंड क्रिस हिमसेल्फ। क्योंकि अगर क्रिस खुद डिसाइड कर रहे ना कि मैं ऑप्ट आउट कर रहा हूँ या मैं कंपीट नहीं कर रहा, या फिर कोई और इशू हो जाए बड़ा ज़्यादा मेजर सा, तब ऐसा हो सकता है। नहीं तो इट इज़ लुकिंग इम्पॉसिबल कि क्रिस को कोई भी बीट करे या फिर पुश भी कर रहा है। एनीवेज अब इसके साथ चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है नेक्सजिला के बारे में, यानी कि रूबियल मॉस्कुरा के बारे में। तो क्रिस कॉर्मियर और नेक्सजिला अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं इस बार अपना बैटर पैकेज लाने के लिए, प्राग प्रो से भी ज़्यादा। क्योंकि प्राग प्रो में जो इनका पैकेज था ना, बहुत ज़्यादा अच्छा था, कंडीशन में इन्होंने ज़बरदस्त पीक हिट करके आए थे, कोई कमी नहीं थी। बस वही प्रपोर्शन वाला इशू था, शोल्डर्स में विथ की रिक्वायरमेंट थी और अपर बॉडी को बिंग अप करना था। लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छा प्लेस ये वहाँ पर करे। नैथन डियाशो को इन्होंने बीट कर दिया था, जो एक बहुत ही टेन्योर्ड बॉडी बिल्डर है। और साथ में गाइस कई पोजिस में ये सैमसन को और क्रीजो को, दोनों को पुश कर रहे थे बहुत ज़्यादा, और बीट भी कर दिया होगा। बट एनीवेज यहाँ पर ये उससे भी बेटर पैकेज लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। बट उससे पहले गाइस ऑक्सीजन जिम में ना इस वक्त ट्रेन कर रहे हैं बियॉन एस्ली, कुवैत पहुंच चुके हैं वो भी, बिकॉज क्रिस कॉर्मियर उनको ट्रेन करते हैं। एंड वहीं से क्लिप सामने आई इन दोनों की डांस करने की। यस, नेक्सजिला एंड बियॉन एस्ली एक साथ काफ़ी इंजॉय करते हुए दिखे, डांस करते हुए दिखे। अब देखो कॉपीराइट पर्पसेस की वजह से मैं म्यूज़िक तो नहीं लगा सकता, बट आप लोग ऐसे इंजॉय कर लो जैसे ये लोग कर रहे हैं, इंजॉइंग द टाइम, हैविंग लॉट्स ऑफ फन, ट्रेनिंग टुगेदर, एक साथ ट्रेन करते हुए दिखे। और ट्रेन करते हुए एक चीज़ बताऊं आपको, बियॉन एस्ली नेक्सजिला के साथ में ऐसे लग रहे थे जैसे वो नैटी हों, सच में
इस चीज़ से ये पता लगता है गाइस कितना ज़्यादा मसल मास ये ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर्स कैरी करते हैं, बिकॉज बी ऑनेस्टली ऐसे वैसे बॉडी बिल्डर नहीं है मैन, 2 टाइम्स क्लासिक फिजिक डिवीजन चैंपियन हैं, समझ रहे हो। और इस वक्त तो प्रेप स्टार्ट भी नहीं करी, प्रॉपर ऑफ सीजन वाला मामला है। उसके बाद भी ही वॉज लुकिंग सो स्मॉलर कंपेयर टू रुबियल मॉस्केरा कि बस ये चीज़ हैरान कर देने वाली थी कितनी ज़्यादा मसल मास ये कैरी करते हैं, हाउ मच बिगर दीज ओपन डिवीजन बीस्ट आर। एनीवेज नेक्स्टजिला वर्सेस बहरूज इज़ गोइंग टू बी एपिक। अब देखो बहरूज ने ना अभी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो दुबई प्रो में कम्पीट करेंगे। ये चीज़ हमें पता तो काफ़ी टाइम से थी, लेकिन वही ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ था, तो अभी अभी कर दिया है। वैसे उनकी अपडेट में नेक्स्ट वीडियो में या उसके बाद वाली वीडियो में कवर करूँगा। अभी हम बात करते हैं नेक्स्टजिला की गाइस। तो इन दोनों का मुकाबला बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि बहरूज ने अभी एक बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड नाथन डियाशा को बीट करा है, और साथ में अगर देखें इसके तो नेक्स्टजिला ने बीट करा है नाथन डियाशा को इन इस डेब्यू। तो चीज़ें काफ़ी क्रिस क्रॉस हो गई हैं। और साथ में एक चीज़ और, वो ये गाइस कि दुबई प्रो में ना हमें ये सभी दिखने वाले हैं, नेक्स्टजिला, बहरूज तबानी, विलियम बोनेक, नाथन डियाशा। तो आपस में क्रिस क्रॉस हो गया, किसी ने किसी को बीट करा हुआ है, तो देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। बाकी सभी अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं, सभी अच्छी कंडीशन लाना जानते हैं। देखो फिजिक में फ्लॉस तो सबके हैं कुछ ना कुछ, लेकिन पीक हिट करके आना ये सब के सब जानते हैं। तो दैट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड। इट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड शो, अ वेरी सॉलिड वन, जिसका इंतज़ार काफ़ी लंबे टाइम से लोग कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। क्योंकि रुबियल मैन रिसेंटली बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, वो इंप्रूवमेंट्स ना टोटली विजिबल हैं। डेल्ट्स में मसल मास इंक्रीज़ कर ली गई है, विथ पर काम करा गया है, बैक पर इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं, आर्म्स भी ब्रॉटअप लग रहे हैं। तो लोअर बॉडी के प्रपोर्शनेट करने के लिए अपनी अपर बॉडी को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेन करा है। पता लगा है कि लेग्स को ट्रेन करने की वॉल्यूम भी इन्होंने थोड़ी सी कम कर दी है, ताकि लेग्स और ज़्यादा बड़े ना हो, और ये गैप जो डिस्प्रपोर्शंस का है ये बहुत ज़्यादा और ना बढ़ जाए। सो वही अपने डेब्यू में काफ़ी टेन्योर्ड एथलीट्स को इन्होंने बीट कर दिया था, और उसके बाद अब यहाँ पर दोबारा से ये कम्पीट करते हुए हमें दिखेंगे। और कंडीशन वाइज, शेप वाइज मुझे ऑन पॉइंट लग रहा है अभी इस टाइम पीरियड के हिसाब से। तो मुझे देयर इज़ नो डाउट कि रुबियल जीत सकते हैं। मतलब ये शो ऐसा है किसी का भी हो सकता है, बहरूज तबानी भी जीत सकते हैं, रुबियल मॉस्केरा भी जीत सकते हैं, विलियम बोनेक को हमने देखा जजेस हाउ दे आर फेवरिंग हिम, नाथन डियाशा भी हम उनको बिल्कुल भी ओवरलुक नहीं कर सकते। तो अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में क्या लगता है आपको कि रुबियल के चांसेस हैं, या फिर बहरूज तबानी, विलियम बोनेक या नाथन डियाशा, इन तीनों में से एक शो कोई लेकर जाएगा। एनीवेज एक बहुत अच्छा चेक किसी का भी वेट कर रहा होगा 100,000 का गाइस, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट है। तो अपनी तरफ से तो ये लोग जान झोंक देंगे जीतने के लिए। एनीवेज अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है अनिक घोष की गाइस। तो अनिक घोष कजाकिस्तान प्रो में कम्पीट करने गए थे, वहाँ पर ही प्लेस सेकेंड। यस, अनिक घोष ने सेकेंड प्लेस अपने नाम कर ली है गाइस कजाकिस्तान प्रो में। एंड यही मैं बोलता रहता हूँ हमेशा से, आप लोगों को याद होगा जो भी मेरे चैनल पर बना हुआ है, कि आप बाहर जाकर कम्पीट करो, जितना हो सके कम्पीट करो। अगर कहीं के आपको वीज़ा की प्रॉब्लम आ रही है, कजाकिस्तान हो गया, थाईलैंड हो गया, ताइवान हो गया, ऐसे आसपास के शोज़ में कम्पीट करो जहाँ वीज़ा इजीली मिल जाता है। बट आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा मैन, आपको बहुत सारी लर्निंग होगी जो आप यहाँ पे अपने ही एथलीट्स के बीच में कम्पीट करके नहीं कर सकते। तो वही इन्होंने करा। अब देखो वहाँ पे कम्पीट करा है, और बहुत अच्छी अपनी फिज़ीक प्रेजेंट करी है। मतलब नाम करा इतना ज़्यादा, कॉन्फिडेंस लेवल में इनके काफ़ी बूस्ट आया होगा। फिज़ीक अगर मैं बात करूँगा इस, तो फिज़ीक अच्छी थी, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। बट अगर मैं इस फिज़ीक को कंपेयर करूं इंडिया में होने वाले शो के लिए, यानी कि शेरू क्लासिक में जैसे आए थे, नहीं गाइस, शेरू क्लासिक में इनकी फिज़ीक और ज़्यादा इंप्रूव थी, और ज़्यादा ये ड्रायर साइड पर थे, और ज़्यादा हार्डर साइड पर थे। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इनकी फिज़ीक को यहाँ पे ख़राब बता रहा हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि इंडिया की शो की फिज़ीक इनकी और ज़्यादा अच्छी थी, इससे बेटर थी। क्योंकि आप वहाँ कहीं और जाके कम्पीट करते हो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टाइम जोन का भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, प्लस वाटर आपकी बॉडी होल्ड करने लग जाती है, चीज़ें उस तरह से आपको प्रोवाइड नहीं होती हैं, आप यूज़ नहीं कर पाते, तो कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट एनीवेज इट्स अ वेरी गुड मूवमेंट। सेकंड प्लेस आ गए। अब देखो यहाँ पर ये थर्ड प्लेस आए थे, अब सेकंड प्लेस बाहर के शो में आए हैं, तो और किसी शो में जाकर टोटली जिस तरह से इनको एक्सपीरियंस मिल रहा है, ये क्वालिफाई कर सकते हैं, अपनी कमियों पे काम कर सकते हैं, वहाँ के एथलीट से लर्न कर सकते हैं कि किस तरीके से वो लोग क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें वो अप्लाई कर रहे हैं टू बी बेटर ऑफ स्टेज। क्योंकि जो ऑफ स्टेज में टाइम लगता है, कई बार ये लोग वेट कराते हैं और उसमें आपकी फिज़ीक ख़राब होने लग जाती है। तो ये चीज़ आपको लर्निंग काफ़ी ज़्यादा होती है इस चीज़ के बारे में। तो फिज़ीक डेफिनेटली गुड थी, बहुत अच्छी थी, इट्स अ गुड अप्रोच। यहाँ पर वर्धान भी कम्पीट कर रहे थे, आई बिलीव, जिनके बारे में मैंने सुना था। तो यहाँ पर उनकी प्लेसिंग आई है सेकंड कॉल आउट में, या सेकंड कॉल आउट में। वो किस प्लेस पर आए ये मुझे अभी नहीं पता, बट आई थिंक उनके खिलाफ उनका साइज़ ही जा रहा है गाइस। मतलब साइज़ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लूज़ कर दिया है, काफ़ी कंडीशन रिप्ड आने के लिए जो सैक्रिफाइस हुआ है उसकी वजह से उनकी प्लेसिंग थोड़ी गिरती जा रही है। बट एनीवेज देखते हैं इस बारे में क्या होता है। फुटेज इस शो की भी अभी इतनी अच्छी नहीं आई है, जैसी शेरू क्लासिक वगैरह की मिल रही थी हमें स्टार्टिंग में, वैसी ही फुटेज इसकी भी मिल रही है। बट ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी खुशी की बात है, और जानकर काफ़ी अच्छा लगा कि
अब यहाँ के एथलीट्स भी बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कम्पीट करने का, और उनका गोल सिर्फ प्रमोशंस वगैरह पे नहीं है, बल्कि दे एक्चुअली वांट टू गो टू द मिस्टर ओलंपिया एंड क्वालिफाई फॉर द मिस्टर ओलंपिया। तो भाई ऐसे ही करते रहो, वी आर ऑल विथ यू, और अपना बेस्ट पैकेज प्रेजेंट करते रहो, इंप्रूवमेंट्स करते रहो और रुको मत। सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मैन, आपको एक्चुअल में क्वालिफाई करना है और उसके लिए आपको कम्पीट करते ही रहना होगा। एनीवेज अब चलते हैं गाइस इसके साथ नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि हंटर लब्राडा की, और हंटर इस वक्त है 11 वीक्स आउट। यस, ये फिजिक अपडेट है हंटर की 11 वीक्स आउट। यहाँ पर इनको एक बी ने भी काट लिया था। तो एनीवेज अब इसके बाद गाइस 11 वीक्स आउट, जब ये टेम्पा प्रो वगैरह में कम्पीट करेंगे तो उसके बाद इनके पास बचेंगे 5 वीक्स, सिर्फ मिस्टर ओलंपिया में 5 वीक बचेंगे। तो इतने क्लोज मिस्टर ओलंपिया के कोई शो चूज़ करना, इज़ दैट अ गुड अप्रोच? क्योंकि अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएगा इस, तो आपके चांसेस मिस्टर ओलंपिया में जाने के बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और आप एक टॉप 4 प्लेसर रह चुके हो मिस्टर ओलंपिया में, तो क्या आप इतना बड़ा रिस्क लोगे? वैसे मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आई टोटली बिलीव इन हंटर लब्राडा। जितना बेटर ये पैकेज करते जा रहे हैं ना, हर साल अपना मोस्ट इम्प्रूव्ड पैकेज दिखा रहे हैं। इस साल भी आई थिंक सबसे बेस्ट पैकेज लेके चल रहा है हंटर लब्राडा अपने पूरे करियर का। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता कि नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन अगर 1% ऐसा हो गया, बिकॉज देखो जितना लास्ट में आप शो करोगे ना, उतने ही ज़्यादा एथलीट्स बचे होंगे जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज प्रो शोज़ काफ़ी कम है इस साल, इतने ज़्यादा प्रो शोज़ नहीं हुए हैं ओपन डिवीजन के लिए, और एथलीट्स एक से एक बढ़कर आ रहे हैं। तो जो भी क्वालिफाई नहीं करेगा ना, वो लास्ट के शोज़ में ही कूदेगा। अब देखो लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट आई थिंक इसके बाद में है वो भी, लेकिन वहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मिलती है आपको, वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिलती है, इस ईयर के लिए नहीं मिलती। तो इवन दो वी बिलीव इन हंटर लब्राडा, वी ट्रस्ट इन हंटर लब्राडा, उसके बाद भी 1-2% ये पॉसिबिलिटी होती हैं जो हमें हमेशा कंसीडर करनी चाहिए। एनीवेज ही इज़ लुकिंग इंक्रेडिबली मैसिव गाइस, और एक टाइनी वेस्ट के साथ। वेस्ट को काफ़ी इन्होंने मेंटेन कर रखा है, इतना साइज ऐड करने के बाद भी वेस्ट को इन्होंने बाहर नहीं जाने दिया, एंड कंडीशनिंग शेप आर रियली गुड इस टाइम पीरियड में, जबकि शो में देयर इज़ इनफ टाइम टू प्रिपेयर। अभी भी काफ़ी टाइम है इनके पास, 11 वीक्स बहुत होते हैं। बट इफ़ गाइस हंटर इस फिजिक को, इस बढ़ी हुई मसल मास को इस तरह से ट्रांसलेट नहीं कर पाए ना स्टेज पर, तो देयर इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। पूरा एक ऑफ सीजन बहुत ज़्यादा अच्छा वाला, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव वाला इनका वेस्ट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ इनका लास्ट ईयर का टैम्पा प्रो या शिकागो प्रो में जो इन्होंने कम्पीट करा था वर्जन, उस वर्जन के साथ चाहता हूँ मैं इनको एडिड मसल मास के साथ। दैट इज़ गोइंग टू बी रियली अनबीटेबल इन एनी प्रो शो। बहुत ही डेंजरस वर्जन होगा वो। दैट वॉज ग्रेट ऑफ द ग्रेट्स। इतना ज़्यादा अच्छा पैकेज ये लेकर आए थे हंटर, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था उस पैकेज के साथ। टॉकिंग अबाउट हिज फिजिक ओवर हियर, ये अभी भी काफ़ी, जैसा मैंने बोला गाइस, एक डिसेंट शेप में है। शोल्डर्स में भी इंक्रीज कर दी गई है, वेस्ट अभी भी वहीं की वहीं है। राउंडनेस देखो मसल्स में काफ़ी पता लग रही है। आर्म्स आर गेटिंग बिगर डेफिनेटली। तो एक तरह से ना हंटर वेंट फ्रॉम बीइंग द मोस्ट ओवररेटेड कंपैरेटर टू द मोस्ट अंडररेटेड। मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट हंटर को फिर भी हेट मिलती है कितना भी इंप्रूव कर लें। इनका सीजन काफ़ी अच्छा रहा है, ऑफ सीजन काफ़ी अच्छा लिया है, और लोगों की नज़रें भी इन पे काफ़ी गई हैं। मतलब जैसे पिट्सबर्ग प्रो की एक्सपोजिंग की बात करें तो वहाँ पर ऐसा भी हुआ कि जब दूसरे कई सारे कंपैरेटर्स थे, मतलब एंड्रू जैक थे, सैमसन डॉटर थे, निक वॉकर थे, उसके बाद भी हंटर की बात हुई है गाइस। कई सारे चैनल्स ने, मैंने भी हंटर की बात करी है, बिकॉज हंटर ने ना ये मेक श्योर कर रहा है कि उनको देखा जाए, वो इस बार ओवरलुक ना हो। इतने ज़्यादा बिगर वो लग रहे थे, उनका फ्रेम इतना ज़्यादा इंप्रूव लग रहा था। अब मे बी ही कैन हिट पीक हिट करने में, इनको जो इशू काफ़ी टाइम से हम देखते हैं ना कि हर टाइम ये अच्छे लगते हैं, पीक हिट करने में ये अक्सर गलती कर जाते हैं। एक आध बार कर लेंगे सीजन में, दूसरी बार ये नहीं कर पाते। और इनका स्टमक जो वॉश्ड आउट सा होता है, वो तो देखो अभी भी थोड़ा बहुत लग रहा है, बट फिजिक इनकी स्टेज पर वॉश्ड आउट स्टमक के साथ ही दिखती है। तो ये 1-2-3 चीज़ें इनको कॉस्ट करती हैं, बट अगर ये 2-3 चीज़ें इन्होंने थोड़ी सी इंप्रूव कर ली, पीक हिट करने में इन्होंने परफेक्शन हासिल कर ली कि जिस भी शो में कम्पीट करें पीक हिट करके ही आएँ, तो आई थिंक इनके लिए ये चीज़ बहुत ही अच्छी जाएगी। आई थिंक हंटर इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर। और अगर ये कंडीशनिंग के साथ अगर अपने स्टमक को वॉश्ड आउट फिर से ना होने देकर, तो आई थिंक टॉप 6 ये फिर से क्रैक कर लेंगे एक बार फिर। जबकि इनकी उम्मीदें तो यही हैं कि मैं इससे ऊपर प्लेस हूँ, बिकॉज अब ज़्यादा ये इंप्रूव करते जा रहे हैं। लेकिन जैसा लाइनअप होता जा रहा है, मुझे नहीं लग रहा टॉप 6 से ऊपर इनके लिए कुछ बनता है। क्या उससे ऊपर ये प्लेस होते हैं? वेल एक्चुअल में तो देखो टाइम ही बताएगा। अभी तो मैं अपनी ओपिनियन ही आपको दे सकता हूँ, और भाई ओपिनियन एक्सेप्ट करना सीखो। ओपिनियन एक ओपिनियन होती है, बायस्ड अनबायस्ड कुछ नहीं होता। आपकी ओपिनियन जो है वो भी एक ओपिनियन है। आप मेरी ओपिनियन को बायस्ड बोल रहे हो, तो आपकी ओपिनियन भी एक तरह से बायस्ड हो रही है कि आप मुझे इस तरह से सोच रहे हो। तो इस बेकार की चीज़ को ना आप छोड़ दो, थोड़ा मैच्योरिटी से एक वीडियो देखा करो। मैं सबके लिए नहीं बोल रही है, लेकिन 2-3 लोग ऐसे आ जाते हैं उल्टी सीधी बातें करने वाले, उनमें मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं है, एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं है। पता नहीं किस तरीके से इस चैनल पर आ गए, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो। एनीवेज अब चलते हैं इस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है बीफ स्टू और ब्रैट विल्किन की। अब देखो पहले तो मैं बीफ स्टू की दिखाता हूँ। यहाँ पर ना गेस्ट पोजिंग हो रही थी, तो बीफ स्टू काफ़ी अच्छे लग रहे थे। गेस्ट पोजिंग के लिए भी काफ़ी कंडीशन आए। हाँ, काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए दिखाई दिए, जैसे बहुत ज़्यादा खुश हो। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न।
और इसके साथ में गाइस गेस्ट के अंदर बैठे थे ब्रेट विल्किन, जो कि एक ऑफ सीजन पे ही है, इस साल उनका compete करने का कोई प्लान नहीं है। तो एकदम से उन्हें पता नहीं क्या हुआ, इन लोगों ने काफ़ी इनको बुलाने की कोशिश करी और उन्होंने टी शर्ट वगैरह रिमूव करके स्टेज पर आ गए, वैसे बोट शॉर्ट में कैपरी वगैरह पहने हुए थे, तो काफ़ी अच्छे तरीके से वो स्टेज पे आ गया, ऑफ सीजन शेप ही लग रहा था। लेकिन जो मसल मास उन्होंने अपनी सिकनेस के थ्रू लूज़ करी थी ना, अब उसे काफ़ी हद तक इन्होंने रीगेन कर लिया है, वो चीज़ पता लग रही थी। सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स जो दिखी इनकी बैक पर दिखी, इनकी बैक की विथ दैट वॉज रियली गुड। बैक की विथ और बैक की थिकनेस में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स दिखी। बैक डबल बाइसेप पोस्ट जब हिट करा तब भी काफ़ी अच्छे लगे। तो यस, ब्रैट विल्किन इस बैक और इनका प्लान है अब आई थिंक 13 वीक्स में होने वाला है लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट। ये 11 वीक्स के बाद जो हमारा टैम्पा प्रो है उसके बाद में है, तो लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट में कम्पीट करेंगे और वहाँ पर कम्पीट करके क्वालिफाई हो जाएंगे मिस्टर ओलंपिया के लिए। और इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज वहाँ बहुत ज़्यादा बड़े एथलीट्स या बहुत ही ज़्यादा एथलीट्स कम्पीट नहीं कर रहे हैं बिकॉज मिस्टर ओलंपिया के बिल्कुल क्लोज है। लेकिन साथ में एक चीज़ ये भी है कि वो इनको क्वालिफिकेशन तो देगा बट इस साल के लिए नहीं, वो क्वालिफिकेशन देगा नेक्स्ट ईयर के लिए। यस, लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट आपको ऑलमोस्ट ऑलवेज क्वालिफाइज फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑफ मिस्टर ओलंपिया। तो यही है ब्रैट विल्किन के प्लान। लेकिन गेस्ट पोजिंग हमें काफ़ी अच्छी लगी। बीफ्स टू मैन बहुत अच्छी कंडीशन में लगे। आई डोंट नो आप किस शो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट इनका ये सीजन पूरा खराब ही जा रहा है। बहुत अच्छा पैकेज ये लेकर आ रहे हैं लेकिन उस तरह से रिवॉर्ड नहीं हो पा रहे हैं। एनीवेज, अब इसके बाद चलेगा इस नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो है नाथन डियाशा की। और नाथन डियाशा अपनी फिजिक फिर से हमें प्रेजेंट करते हुए दिखाई दिया। अब इस वक्त ये है गाइस अप्रॉक्स 1 वीक आउट, मतलब 1 वीक से थोड़ा सा ज़्यादा पोर्तुगल प्रो से। यस, यानी कि नेक्स्ट वीकेंड होने वाले शो में ये कम्पीट करने वाले हैं एंड वहाँ पर ये बैटल पता है किससे करना है, फिर से इनकी बैटल हो रही है विलियम बॉनिक से। अब देखो दुबई प्रो में तो ये लोग मिलेंगे ही, लेकिन यहाँ पर भी ये दोनों कम्पीट करते हुए दिखेंगे एंड लुकिंग मच बेटर देन इटली पैकेज। यस, इटली के पैकेज से भी ज़्यादा इंप्रूव ये यहाँ पर लग रहे हैं। शोइंग डिटेल से सेपरेशन, कॉर्ड्स में भी काफ़ी अच्छी सेपरेशन, और ज़्यादा क्लीनर दिख रही है और ज़्यादा क्रिस्पर दिख रही है। इन अ बेटर वे ही इज लुकिंग रियली गुड। तो आई डोंट नो हु विल टेक दिस शो, कुछ नहीं कह सकते। दोनों के पास ही अपनी फिजिक में कमियां हैं, दोनों ही बहुत स्ट्रांग है। एक्सपीरियंस के मामले में दोनों ही रियली गुड, टेन्योर के मामले में दोनों ही बोथ आर रियली गुड, साथ में कंडीशनिंग के मामले में बोथ नोज हाउ टू नेल दैट, पोजिंग के मामले में बोथ आर रियली गुड, प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छे से करते हैं, स्टेज पे खड़े रहने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बट फिजिक में फ्लॉज भी दोनों के पास ही। अगर मैं फनी वे में बोलूँ तो उस चीज़ में भी दे बोथ आर रियली गुड। बट नाथन को ये विक्ट्री चाहिए विलियम बॉनिक से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि विलियम बॉनिक ऑलरेडी क्वालिफाइड है, नाथन अभी तक क्वालिफाइड नहीं है। देखो, मिस्टर ओलंपिया में पहुँच पाना नहीं पहुँच पाना वो एक अलग बात है, बट क्वालिफिकेशन की खुशी एक अलग ही चीज़ होती है। दे ऑल ट्राई देयर बेस्ट कि क्वालिफाई हो जाए। क्या पता चांस लग जाए मिस्टर ओलंपिया में आ जाए, और आ गए तो नाथन डियाशा टॉप 10 के तो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ही, राइट। तो इन्होंने अपना साइज़ जो ऐड करा है वो काफ़ी अच्छे से फ्लो कर रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अगेंस्ट हिम। इनका जो टोर्सो है वो और ज़्यादा पता नहीं, आई डोंट नो कैसे स्नेक की तरह और लॉन्ग होता जा रहा है, और वही चीज़ इनके अगेंस्ट जाती है। नहीं तो उसके अलावा आई थिंक ही वुड बी अ वेरी परफेक्ट बॉडी बिल्डर, जैसी मसल मैच्योरिटी वगैरह हार्डनेस मसल्स में लेकर आते हैं। मुझे इनकी फिजिक बहुत पसंद है इन टर्म्स ऑफ मसल मैच्योरिटी, हार्डनेस, कंडीशनिंग में जिस तरह नील करते हैं। लेकिन हाँ, वही है गाइस, स्ट्रक्चर एक बहुत ज़्यादा आई प्लीजिंग सा नहीं है, बहुत बल्कि अगेंस्ट ही जाता है, इस चीज़ के ऑपोजिट ही जाता है पूरी तरीके से। एनीवेज, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं गाइज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो यार। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा, किसके अपडेट्स आप मुझे और कवर करते हुए देखना चाहते हो। एंड आई रियली वांट कि आप लोग अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।